गरीब माँ बेटियों का जादुई आम रस हैंड पंप। आम रस वाले, आम रस ले लो, आया भैया आम रस बेचने, गली गली ले लो आम रस, ले लो आम रस। अरे खट्टे मीठे स्वादिष्ट आम का रस जो भी पिएगा चटकारे लेगा। और भाई आम रस वाले, आम रस ले लो आम रस। हरिया ऐसा कहकर चिल्लाते हुए आम रस बेचते हुए गांव में आता है। गर्मी की वजह से गांव के कई सारे लोग उसके पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। गांव के सारे बच्चे उसके पास से आम रस खरीदते हैं और चटकारे ले लेकर पीते हैं। अपनी माँ सावित्री के पास जाकर उससे कहते हैं, माँ माँ देखो, आमरस वाला आ गया है। मुझे भी आमरस पीना है माँ, मुझे भी आमरस दिलाओ ना। माँ माँ देखो ना, गांव में सबकी माँ अपने बच्चों को आमरस पिला रही है। आप हमें क्यों नहीं पिलाती हो? हमें भी आमरस पीने का मन करता है, लेकिन आप तो हमें कुछ भी नहीं दिलाती हो। ओहो, ये आमरस वाला तो रोजाना ही आता रहता है। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें आमरस जरूर पिलाऊंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जो पैसे हैं उनसे मुझे तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करना है। नहीं माँ, आप हमें आमरस पिला दो। देखो ना माँ, सभी बच्चे आमरस के चटकारे ले रहे हैं। माँ, आप हर रोज कहती हो कि कल पिलाऊंगी, लेकिन ये कल नहीं आता है माँ। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, समझने की कोशिश करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे होंगे मैं तुम्हें आमरस पिला दूंगी। थोड़ा तो सब्र करो। कोई बात नहीं शालू, अगर माँ कह रही है तो वो हमें कल आमरस पिला देंगी। राधिका की बात मानकर शालू शांत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सावित्री थोड़े से पैसों से खाने का सामान लेकर आती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। सावित्री एक विधवा औरत थी। वो बहुत मेहनत करके अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन वो अपने मालकिन के घर पर जाती है। मालकिन, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। मेरी दोनों बेटियां घर पर इंतजार कर रही होंगी। तभी उसकी मालकिन कहती है, ठीक है चली जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम एक काम करना। फ्रिज के अंदर आमरस की बोतल रखी है, जरा मुझे एक गिलास आमरस तो देती जाना। अपनी मालकिन का कहा सुन सावित्री किचन के अंदर आ जाती है और फ्रिज के अंदर से एक गिलास में आम रस निकाल लेती है। जिसके बाद सावित्री आम रस देखकर अपने मन ही मन सोचती है, मेरे दोनों बच्चे आमरस के लिए तरस रहे हैं। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा आमरस इसके अंदर से ही निकाल कर ले जाती हूँ। लेकिन अगर मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तभी उसकी मालकिन उसे आवाज लगाती है, अरे सावित्री, कहाँ रह गई? अरे आमरस लेने गई या फिर बनाने गई है? अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही सावित्री गिलास का आमरस लाकर अपनी मालकिन को दे देती है, जिसे पीते ही उसकी मालकिन कहती है, ओहो, ये कैसा आमरस है? लगता है एक्सपायर हो गया है। एक काम करो तो आमरस को बाहर नाली में फेंक दो। मालकिन वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेचारी सावित्री बहुत खुश होती है और वो अपनी दोनों बेटियों के लिए आमरस को बोतल में ले लेती है। अच्छा हुआ जो मालकिन ने मुझे अपने आप ही आमरस की बोतल दे दी। अब मैं ये आमरस अपनी दोनों बेटियों को पिला दूंगी। आज तो वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। सावित्री ऐसा कहकर आमरस की बोतल लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। चलते चलते थोड़ी ही दूर पर उसे एक बूढ़ा आदमी बेहोश नजर आता है। हे भगवान, ये आदमी तो यहाँ बेहोश पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया है, जरा देखती हूँ। सावित्री जैसे ही उस बूढ़े आदमी के पास जाती है, वो बूढ़ा आदमी पानी के लिए तरस रहा होता है। पानी, 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 कोई मुझे पानी पिला दो। वहां पर हैंडपंप है, उस हैंडपंप से थोड़ा सा पानी पिला दो, पानी पिला दो, मर जाऊंगा वरना मैं। हे भगवान, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सावित्री उस हैंडपंप के पास जाती है, आमरस की बोतल वहां रख देती है। जिसके बाद वो उस हैंडपंप को चलाने की कोशिश करती है। हे भगवान, इसके अंदर से तो पानी निकल ही नहीं रहा है। लगता है काफी पुराना हैंडपंप है। एक काम करती हूँ, यह आमरस ही इस बूढ़े आदमी को पिला देती हूँ। सावित्री ऐसा सोचकर आमरस की बोतल उस बूढ़े आदमी के पास ले जाती है और उसे आमरस पिला देती है। जिसके बाद उस आदमी को होश आ जाता है और वो सावित्री को आशीर्वाद देने लगता है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुमने मुझे ये आमरस नहीं पिलाया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता।
तभी वो बूढ़ा आदमी उस हैंडपंप के पास जाता है और उसे चलाना शुरू करता है। बूढ़े आदमी के चलाते ही हैंडपंप के अंदर से आम रस निकलना शुरू हो जाता है और वो उस खाली बोतल में आम रस भर लेता है, जिसके बाद वो उस औरत को दे देता है। ये लो, तुम्हारी दोनों बेटियां आम रस का इंतजार कर रही होंगी। ये आम रस उन दोनों को पिला देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक हैंडपंप के अंदर से आमरस कैसे निकल सकता है? क्योंकि ये हैंडपंप कोई मामूली हैंडपंप नहीं है, बल्कि जादुई हैंडपंप है। हैंडपंप को चलाते हुए पानी के अलावा अगर तुम किसी भी चीज की मांग करते हो तो ये जादुई हैंडपंप तुम्हें वही देगा। क्या मैं इस हैंडपंप का इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरी दोनों बेटियों को आमरस बहुत पसंद है। अब से मैं इस जादुई हैंडपंप से ले जाया करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम्हारा मन करे तब तुम इसके अंदर से आम रस निकाल कर ले जा सकती हो। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद सावित्री आम रस लेकर अपने घर पहुंचती है और वो अपनी दोनों बेटियों को आम रस पिलाती है, जिसे पीते ही वो दोनों कहती हैं, वाह माँ, कितना स्वादिष्ट आमरस है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसका स्वाद इतना टेस्टी होगा। आज पता चला माँ, आखिर लोगों को आमरस इतना पसंद क्यों होता है। इतना खट्टा मीठा और चटपटा है। मुझे और दो ना माँ, मुझे और पीना है। अच्छा, तुम्हें और पीना है। रुको, मैं तुम्हें और देती हूँ। जितना तुम्हें पीना है उतना पी लो। अब तो मैं तुम्हारे लिए रोजाना आमरस ले आया करूंगी। ये सुनते ही सावित्री की दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। उस रात सोते हुए सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, लोगों को आमरस बहुत पसंद होता है। अगर मैं इसी तरह आमरस बेचूं तो थोड़े पैसे कमा सकती हूँ, जिससे मैं अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा सकूंगी और मेरे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सावित्री ऐसा सोच सोचकर सो जाती है और अगले ही दिन वो जादुई हैंडपंप के पास जाती है और अपने मन में आमरस के बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद वो हैंडपंप चलाती है और कई सारी बाल्टियों में आमरस भर लेती है। ले लो भैया आमरस, आमरस वाली, आमरस ले लो भैया। अमृत खट्टा मीठा चटपटा आमरस, जो एक बार पिएगा बार बार मांगेगा। पी लो भैया आमरस। सावित्री आमरस बाजार में बेचना शुरू कर देती है। वो आमरस इतना स्वादिष्ट था कि गांव के सभी लोग उसके आमरस के ऊपर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते सावित्री का सारा आमरस खत्म हो जाता है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है। अरे वाह, अगर मैं पूरे महीने भी अपनी मालकिन के यहाँ नौकरी करती तो इतने पैसे कभी कमा नहीं पाती। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो मुझे अब जादुई आमरस का हैंडपंप मिल गया है और मैं इसके जरिए अपने बुरे दिनों को सुधार लूंगी और अपनी बेटियों को किसी काबिल बनाऊंगी। उस दिन सावित्री बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बेटियों की पसंद का खाना बनाती है, जिसके चलते उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही अब सावित्री रोजाना जादुई हैंडपंप से आमरस निकालती है और लोगों को बेचती रहती है, जिसके चलते उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में डाल देती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगती है। मुस्कान, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम तो अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए गई थी। हाँ माँ, लेकिन मुझे कोई लहंगा पसंद ही नहीं आया। अब शादी में क्या पहनूंगी? तू परेशान मत हो, मेरे साथ चल, मैं तुझे लहंगा देती हूँ। कुछ ही दिनों में मुस्कान की शादी होने वाली थी, लेकिन मुस्कान को अभी तक अपना मनपसंद का लहंगा नहीं मिला था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। माँ, ये लहंगा तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अपनी बेटी के पूछने पर हेमा उससे इस लहंगे के बारे में बताती है। कितनी गर्मी हो गई है आजकल। बेटा, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी भूख के मारे हालत खराब हो रही है, कुछ खाने को दे दो। हेमा से उस बूढ़े बाबा की भूख नहीं देखी जा रही होती, जिस वजह से वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर उस बाबा को दे देती है। बेटा, तेरा भला हो, तूने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुझे खुश रखे। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये लहंगा है, तू इसे रख ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। उस बूढ़े बाबा के कहने पर हेमा वो लहंगा रख लेती है, जिसके बाद हेमा वहाँ से चली जाती है। हेमा के जाते ही वो बूढ़े बाबा भी अचानक गायब हो जाता है। ये सारी बात सुनकर मुस्कान कहती है, माँ, मेरे लहंगे की तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो चुकी है। अब तो मैं अपनी शादी में यही लहंगा पहनूंगी। देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर मुस्कान की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है।
अनीता, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। तेरे तो भाग्य खुल गए इतनी सुंदर बहू को पाकर। भाग्य मेरे नहीं, भाग्य तो मेरी बहू के खुले हैं, मेरे लड़के से शादी करके। मेरा लड़का क्या किसी हीरे से कम है क्या? ऊपर से हमने इसकी माँ से कोई दहेज में नहीं लिया कुछ भी, जो दिया है इसकी माँ ने खुद ही दिया है। हाँ हाँ, बस बस, अब क्या बहू को ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगी या इसका गृह प्रवेश भी करोगी? अनीता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। मुस्कान, जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल ले और हम सब के लिए मस्त एक गर्मा गर्म चाय बना दे। अनीता, ये कैसी बातें कर रही है नई नवेली बहू से? चाय बनवा रही है? हाँ माँ, काकी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो भाभी ठीक तरीके से घर में आई भी नहीं है और आप तो अभी से ही जोरू के गुलाम बन गए। सोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बात करने का तरीका भूल गई हो क्या बड़ों से? इस पर क्यों चिल्ला रहा है? सोनिका ठीक तो कह रही है, बन तो गया है तू जोरू का गुलाम, तभी तो अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। अपनी सास और ननंद का ऐसा बर्ताव देखकर मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि अब जो है यही है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। मुस्कान जल्दी से अपने कपड़े बदल कर रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। काहे की अच्छी? इससे अच्छी चाय मेरी सोनिका बना लेती है। ढंग से ना दूध है न पकाई है। लगता है तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी ढंग से नहीं सिखाया है। अब तो सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। अनीता की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनीता और उसकी सोनिका मुस्कान को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। वो घर का सारा काम मुस्कान से ही कराते और उससे हमेशा ताने दिया करते, जिस वजह से मुस्कान बहुत परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, ये तुमने मेरे कैसे घर में शादी करा दी? हमेशा मुझे ताने दिए जाते हैं। मैं इस घर में जरा भी खुश नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ माँ? मुस्कान इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी अलमारी में से खटखट की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी अलमारी खोलती है। मुस्कान की अलमारी खोलते ही उसका शादी का लहंगा हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर मुस्कान हैरान हो जाती है। ये तो मेरी शादी का लहंगा है, लेकिन लहंगा सोने का कैसे बन गया और ये हवा में कैसे उड़ रहा है? उस जादुई सोने के लहंगे से एक सफेद रोशनी आती है और वो लहंगा बहुत तेज चमकता है और तभी उस लहंगे से आवाज आती है। मैं जादुई सोने का लहंगा हूँ, जो भी तुम मुझसे मांगोगे वो चीज मैं पूरी कर दूंगा। जादुई सोने के लहंगे की बात सुनकर मुस्कान बहुत हैरान हो जाती है। मुस्कान उससे कुछ खाने के लिए फल मांगती है। मुस्कान के बोलते ही वो लहंगा अपने जादू से फल ला देता है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद मुस्कान घर के सारे कामों में उस लहंगे की मदद लिया करती और उसकी मदद से पल भर में घर का सारा काम कर देती है। हे भगवान, इतने बर्तन! अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं और खाना भी बनाना है। इतना सारा काम मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? ओ महारानी, खड़े खड़े क्या कर रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, इसे कौन करेगा? तेरी माँ? नहीं माँ जी, मैं बस करने ही जा रही थी। बहुत सुने हैं ऐसे बहाने। मैं थोड़ी देर में आऊंगी, जब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? वरना तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर अनीता वहां से चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर मुस्कान परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करेगी, कि तभी उसे अपना जादुई लहंगा सोने का याद आता है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी से अपनी सोने का जादुई लहंगा निकालती है। ए जादुई सोने के लहंगे, कुछ ऐसा करो जिससे झटपट सारा काम हो जाए। मुस्कान के इतना बोलते ही लहंगे में से दोबारा वही सफेद रोशनी निकलती है और देखते ही देखते सारे बर्तन और कपड़े अपने आप धुल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई सोने के लहंगे। अगर आज ये लहंगा मेरे पास नहीं होता तो ना जाने ये सारा काम कैसे हो पाता। मेरी सास तो मुझे मार ही देती। मुस्कान ऐसे ही हमेशा अपने जादुई सोने के लहंगे की मदद से अपने सारे काम कर लिया करती थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, आज हम इस घर में अपना हाथ साफ करेंगे। देख तो जरा, घर की खिड़की भी खुली है, लगता है हमारे लिए ही खोल रखी है। हाँ बिरजू, चल अब जल्दी कर, वरना कोई हमें यहाँ देख लेगा। दोनों चोर उस खुली खिड़की की मदद से अनीता के घर आ जाते हैं।
वो अनीता के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक तिजोरी दिखाई देती है। वो दोनों बड़ी सफाई से तिजोरी को खोलते हैं और सारा का सारा सोना और पैसा अपने बैग में रख लेते हैं कि तभी उनकी आवाज से अनीता उठ जाती है। चोर चोर, बचाओ बचाओ चोर। अनीता की चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कान, समीर और सोनिका उसके कमरे में आ जाते हैं। टप्पू, इस बुढ़िया का मुंह बंद कर, वरना ये बुढ़िया अपने स्टोर से पूरे गांव को जगा देगी। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। समीर के ऐसा बोलते ही बिरजू बहुत बड़ा चाकू निकालता है और अनीता के गले पर रख देता है, जिसे देखकर सारा परिवार डर जाता है। छोड़ दो मेरी माँ को, तुम्हें जो ले जाना है तुम वो ले जाओ। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी सास को कैसे बचाए, कि तभी वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपनी जादुई सोने के लहंगे को अपनी सास के कमरे में ले आती है और लहंगे से कहती है, ये जादुई सोने के लहंगे, कुछ ऐसा कमाल दिखाओ और इन चोरों से मेरी सास को बचाओ। मुस्कान के इतना बोलते ही उस जादुई सोने के लहंगे से एक रस्सी निकलती है और वो रस्सी अपने आप उन दोनों चोरों को बांध देती है। समीर फौरन ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस उन दोनों चोर को ले जाती है। मुस्कान की बहादुरी देखकर अनीता और सोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कान से माफी मांगती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई। अगर आज तू ना होती तो मेरी जान नहीं बच पाती। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं माँ जी, और ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है। आज जो भी कुछ हुआ है इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से ही हो पाया है। अगर ये जादुई सोने का लहंगा न होता तो शायद मैं कुछ भी न कर पाती। मुस्कान जादुई सोने के लहंगे की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता देती है, जिसके बाद मुस्कान उस जादुई सोने के लहंगे की मदद से हर जरूरतमंद की मदद किया करती थी।